दोस्तों, कैफ़े जनरल स्टडीज़ के यूट्यूब चैनल पर आपका मैं ललित सिंह डाराकोटे एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो सेक्शन में हम पढ़ने जा रहे हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना। इस वीडियो के माध्यम से भारतीय संविधान की प्रस्तावना और उसमें एग्ज़ाम से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं, हमारा फोकस रहेगा कि हम उन सभी तथ्यों को लेकर ही आगे बढ़ें, ज़्यादा डिटेल में न जाते हुए। जो भी हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं, उन पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले, जैसा कि किसी भी टॉपिक को शुरू करने से पहले कोशिश रहती है कि उसकी जो मूलभूत चीज़ है, उसके जो वर्डिंग्स है, उसको हम डिटेल में जान लें। तो प्रस्तावना का क्या अर्थ है, प्रस्तावना का क्या शाब्दिक अर्थ है? देखिए, जैसे किसी भी बिल की प्रस्तावना अगर हम बात करें तो उस दस्तावेज का एक परिचयात्मक हिस्सा होती है जो दस्तावेज के उद्देश्य, नियम और उसके दर्शन को समझाती है। एक प्रस्तावना जो होती है वो उस दस्तावेजों के सिद्धांतों और मूलभूत मूल्यों को उजागर करने वाला एक संक्षिप्त परिचय होता है, जिसके आधार पर उस दस्तावेज के अधिकार के स्रोत दर्शाए जाते हैं। अब यदि भारत के संविधान की प्रस्तावना की बात करें तो ये भी एक ऐसा प्रस्ताव है जिसमें देश के लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए नियमों और विनियमों के सेट इसमें दिए गए हैं और नागरिकों के आदर्शों को इसमें समझाया गया है कि किस तरीके से संविधान की शुरुआत हम कर सकते हैं, किस तरीके से संविधान में जो जो चीज़ें वर्णित हैं उनको ब्रीफ रूप में इसको समझाया गया है। इसलिए इसको कई कई बार हम देखते हैं कि इसको संविधान की कुंजी या संविधान की आत्मा के रूप में भी हम इसको जानते हैं। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना की विषय वस्तु क्या है, अर्थात जो भारतीय संविधान है उस संविधान में आखिर लिखा क्या गया है। तो यदि आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं, राज्य व्यवस्था की बात अगर हम कर रहे हैं, तो भारत का संविधान ये जो प्रीएम्बल ऑफ इंडिया है, ये जो प्रस्तावना है इसको आप कंठस्थ जरूर याद कर लें, क्योंकि आज नहीं तो कल ये आपके काम जरूर आने वाली है। ठीक है, तो जैसे इसमें लिखा गया है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता एवं अखंडता को सुनिश्चित करने वाला बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो ये इस प्रस्तावना की, भारत के संविधान की प्रस्तावना की विषय वस्तु है। अब देखिए, प्रस्तावना के तत्व क्या है। सबसे पहले इस वर्ड को समझते हैं कि प्रस्तावना के तत्व कहने का मतलब क्या है। कि इसका मतलब है, जो हमारा ये प्रियम्बल है, इस प्रियम्बल में, इस प्रस्तावना में हम कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, तो जैसे हमने शुरुआत की, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। ठीक है, तो अगर इतनी लाइन में हम देखें तो सबसे पहले आया भारत के लोग, उसके बाद भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए। तो हम भारत के लोग जब हम बोल रहे हैं तो वी द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब कि हम भारत के लोग ये कंफर्म कर रहे हैं कि जो कुछ भी लिखा गया है वो हम सब एक उसको संयोजित रूप से अपने आप के, अपने इस देश में रहने वाले लोगों के लिए ही हमारे द्वारा ये चीज़ें बनाई जा रही हैं। ठीक है, तो प्रस्तावना के तत्व कहने का मतलब क्या है कि जो कुछ भी प्रस्तावना में लिखा गया है वो चीज़ें क्या क्या हैं और वो किस किस चीज़ को इंगित करता है। ठीक है, उनका सार क्या है। ठीक, तो इसी चीज़ को समझते हुए हम देखते हैं कि जो प्रस्तावना है उसके मुख्य रूप से 4 मूल तत्व उसमें हम इसको हम डिवाइड करते हैं। कि जो प्रस्तावना है, जैसे मैंने बोला कि हम भारत के लोग, हम यहाँ से शुरुआत करते हैं, हम भारत के लोग। ठीक है, तो ये है, इसका मतलब जो कुछ भी भारत के संविधान में लिखा गया है, भारत के संविधान की जितनी भी शक्तियाँ हैं वो हम भारत के लोग, मतलब हम सभी उस शक्तियों के लिए, या वो जो भारत का संविधान है वो हम सभी से वो शक्तियाँ अधिग्रहित कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम भारत के संविधान की जो ये प्रस्तावना है इसको हम 4 भागों में बांटते हैं। 4 इसके तत्व हैं। सबसे पहले इसके अधिकार का क्षेत्र, दूसरा भारत के संविधान की जो प्रकृति है,
तीसरा भारत के संविधान का उद्देश्य, और चौथा भारत के संविधान के लागू होने की तिथि। ठीक, तो जैसे मैंने बोला कि पहला पॉइंट भारत के संविधान के अधिकार के स्रोत। इस प्रस्तावना का पहला जो तत्व है वो यही है कि हम भारत के लोग, मतलब कि जो भी हमारा संविधान, पूरा का पूरा संविधान जो भी शक्तियां अर्जित कर रहा है, या जितनी भी शक्तियां भारत के संविधान में हैं, वो किससे हैं? वी द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब भारत में रहने वाले लोगों से ही भारत के संविधान को शक्तियां प्राप्त होती हैं। अगली बात, दूसरा, भारत की प्रकृति। प्रस्तावना में हम दूसरा मूल तत्व देखते हैं। इससे पता चलता है कि भारत की प्रकृति कैसी है। तो भारत की प्रकृति का कहने का मतलब, भारत एक संप्रभु देश है, समाजवादी है, धर्मनिरपेक्ष है, लोकतांत्रिक है और गणतांत्रिक है। अभी हम इन सब वर्ड्स की ब्रीफ में इसको समझाएंगे कि क्या क्या ये इनका मतलब है। मतलब कि भारत एक ऐसी राज्य व्यवस्था वाला देश है जहाँ उपरोक्त गुण इसमें विद्यमान है। नेक्स्ट बात करते हैं तीसरा पॉइंट, जो प्रस्तावना के 4 मूल तत्व बताए, उसमें तीसरा मूल तत्व है कि संविधान का उद्देश्य क्या है। अब संविधान का उद्देश्य है कि यहाँ पर जो ये भारतीय संविधान है, यहाँ पर इसमें रहने वाले लोगों को न्याय दिलाने, उनकी स्वतंत्रता के लिए, उनमें समानता के अवसर पैदा करने और उनमें बंधुत्व का विकास करने के लिए, तो इन सभी बातों को इंश्योर करना ही हमारे इस संविधान का उद्देश्य है। ये प्रस्तावना हमें बताती है। ठीक है, चौथी बात इसमें बताई गई है मूल तत्व में कि भारतीय संविधान की लागू होने की तिथि। अगर आप गौर से देखेंगे तो भारतीय संविधान की लागू होने की तिथि इसमें भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें दी गई है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने तथा उसके समस्त नागरिकों को किस प्रकार का न्याय, किस प्रकार की स्वतंत्रता, किस प्रकार की समता, ठीक है, और उसमें बंधुत्व को, ठीक है, ये सारी चीज़ें मेंशन करने के बाद जो अंतिम पैरा देखेंगे आप उसमें कि एतद द्वारा आज इतनी तारीख को हम इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ठीक है, पहले एक बार अपने सामने प्रस्तावना, इस वीडियो लेक्चर को देखने से पहले अपने सामने प्रस्तावना खोल के रखेगा और उसमें आपको क्लियरली ये समझ में आ जाएगा कि ये क्या चीज़ चल रही है। ठीक, तो ये उस प्रस्तावना के 4 मूल तत्व हैं। ठीक है, अब जैसे कि मैंने बताया कि प्रस्तावना में जो भी महत्वपूर्ण शब्द हैं हम उनको देखते हैं, उनका क्या इसमें अर्थ है, क्या उनका इसमें महत्व है। सबसे पहली बात, इसमें पहला वर्ड आता है संप्रभुता। संप्रभुता मतलब, देखिए, संप्रभुता दैट इज सॉवरेनिटी। संप्रभुता का मतलब होता है कि कोई भी देश, अगर सॉवरेनिटी बोलते हैं तो किसी भी देश के अधीन रह के कोई भी देश काम नहीं कर रहा है। अगर कोई भी देश किसी अन्य देश के अधीन है, इसका मतलब वो देश संप्रभु देश नहीं है। संप्रभुता का आशय ही यही होता है। भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत न तो किसी अन्य देश पर निर्भर है और न ही किसी अन्य देश का ये डोमिनियन है, किसी अन्य देश के अंतर्गत है। ठीक है, इसके ऊपर मतलब कोई भी या किसी भी अन्य देश की शक्ति नहीं है। हालांकि 1949 में भारत ने राष्ट्रमंडल की सदस्यता ली थी, लेकिन बावजूद इसकी राष्ट्रमंडल की सदस्यता लेने के बावजूद भी यह कहीं से कहीं तक भारत की संप्रभुता या भारत के संप्रभु देश होने को सीमित नहीं करता है। ठीक, इतना आप चीज़ इसको क्लियर कर लीजिएगा। नेक्स्ट, इसमें अगला वर्ड दिया गया है जो कि है समाजवादी। समाजवादी मतलब सोशलिस्ट। अब सोशलिस्ट क्या है? देखिए, समाजवाद का शाब्दिक अर्थ क्या है, पहले आप इसको समझिए। समाजवाद या समाजवादी, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है कि जो संसाधन हैं वो संसाधनों का जो अधिकार है, या दूसरे शब्दों में हम इसको इस तरीके से बोल सकते हैं कि जो भारत में उगाए, मतलब जितने भी उस देश के संसाधन होंगे, उन संसाधनों पर न तो किसी एक विशेष वर्ग या पूंजीपतियों का अधिकार होगा, न तो वह पूर्ण रूप से या प्रत्येक व्यक्ति को अलग अलग रूप से बांट दिए गए हैं। अर्थात जो भारत का संविधान है, भारत का संविधान लोकतांत्रिक समाजवाद की बात करता है। लोकतांत्रिक समाजवाद का अर्थ क्या है कि भारत का संविधान जो है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात करता है, जहाँ पर सार्वजनिक और निजी क्षेत्र एक साथ काम करते हैं। ठीक है, अगर हम देखें, एक तरफ होता है पूंजीवाद और एक तरफ होता है साम्यवाद। भारत का जो
अर्थव्यवस्था है वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी नहीं है और साम्यवादी अर्थव्यवस्था न होके क्या है, एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होने का मतलब क्या है कि जहाँ पर धनाढ्य लोग ही जो राज्य के संसाधन होते हैं उन पर उनका अधिकार रहता है। जैसे अमेरिका में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का सबसे बढ़िया उदाहरण है। अगर साम्यवादी अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करें तो साम्यवादी अर्थव्यवस्था जैसे मार्क्सवादी अर्थव्यवस्था जो है रशिया में, ये साम्यवादी अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। अर्थात यहाँ पर जो संसाधन के जो वितरण है, क्या जो सुझाव है वो बोलते हैं कि राज्य के प्रत्येक व्यक्ति के पास उनका अधिकार होना चाहिए। ठीक है, तो इन दोनों का मिला जुला रूप भारत के संविधान में देखने को मिलता है, भारत की अर्थव्यवस्था में देखने को मिलता है कि भारत की जो समाजवादी अर्थव्यवस्था है, समाजवादी अर्थव्यवस्था के तहत यहाँ पर जो मिश्रित अर्थव्यवस्था होने के साथ साथ ये क्या करता है कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों को एक साथ लेके चलता है। ठीक, धर्मनिरपेक्षता अगला पॉइंट है। धर्मनिरपेक्षता मतलब ये क्या है कि किसी भी एक पर्टिकुलर धर्म विशेष को नहीं मानता। यहाँ पर दूसरे शब्दों में अगर हम बात करें कि जो भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता क्या उदाहरण है, वो हमारे देश में किसी भी धर्म को समान रूप से मानने का या सरकार के द्वारा उस धर्म को समान समर्थन होने की बात करता है। आप किसी भी एक पर्टिकुलर धर्म के लिए जो भारत की सरकार है वो सरकार बायस्ड नहीं हो सकती। किसी पर्टिकुलर विशेष धर्म को बढ़ावा देने के लिए उसी के प्रति या यूँ कहें कि उसी एक विशेष धर्म को बढ़ावा नहीं दे सकती सरकार। ठीक है, भारत के संविधान में जब मौलिक अधिकार बढ़ते हैं तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक हम इसमें देखते हैं, तो इसमें ये सब चीज़ें कही गई हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है लोकतांत्रिक। देखिए, लोकतांत्रिक मतलब जहाँ पर जनता के द्वारा, अब्राहम लिंकन की अगर बात करें लोकतंत्र में तो जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा शासन, दैट इज लोकतंत्र या डेमोक्रेसी। अब लोकतंत्र भी दो प्रकार का होता है। एक वो लोकतंत्र है जिसे हम बोलते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र। ठीक है, और दूसरा लोकतंत्र का प्रकार है वो आता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। ठीक, अब प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, इसके सबसे बढ़िया उदाहरण क्या है? देखिए, प्रत्यक्ष लोकतंत्र मतलब जहाँ पर जो सरकार होती है या जो लोग होते हैं, लोग मतलब डायरेक्ट चुनते हैं, लोगों के द्वारा सरकार को या सरकार का जो हस्तक्षेप है या शासन है वो डायरेक्ट लोगों के द्वारा चुना जाता है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब क्या है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में कुछ हम प्रतिनिधि चुनते हैं और वो प्रतिनिधि चुन के जब सरकार में हम उनको भेजते हैं या संसद में जब उनको बिठाते हैं तो वो किसी एक प्रतिनिधित्व करते हैं किसी एक विशेष वर्ग का। जैसे कह लिया कि 10 लाख लोगों में हमने एक सीट से एक उम्मीदवार भेजा, तो इसी प्रकार से अन्य सीट से अन्य उम्मीदवार आएगा और वो सारे उम्मीदवार मिलके एक जगह बैठ के हमारे लिए कानून बनाते हैं। जबकि प्रत्यक्ष लोकतंत्र में डायरेक्ट लोकतंत्र जो भी होता है उसमें हम कहते हैं जैसे किसी चीज़ पे बिल बनाना हो या किसी चीज़ को समझाना हो, बात करनी हो, तो उसमें जैसे जनमत संग्रह कराया जाता है। जनमत संग्रह, प्लेबिसाइड, ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा कैरेक्टरिस्टिक या उसकी विशेषता होती है कि जनमत संग्रह के द्वारा भी आप बोल सकते हैं कोई चीज़ है, कोई चीज़ नहीं है, कोई चीज़ किसी को मुखिया बनाना है या नहीं है, वो डायरेक्टली हम उसमें बता सकते हैं। ठीक है, तो दो तरीके का लोकतंत्र, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का सबसे बढ़िया उदाहरण होता है, हम देखते हैं स्विट्जरलैंड में। और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र जैसे भारत हो गया, जैसे अमेरिका हो गया, यहाँ पर ये सारी की सारी चीज़ें अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के तहत आती हैं। ठीक, इसके बाद अगला है गणतंत्र, इसको बोला जाता है रिपब्लिक। अब रिपब्लिक कई बार हम लोकतंत्र और गणतंत्र को कंफ्यूज कर जाते हैं और समझ बैठते हैं कि वो लगभग एक ही चीज़ है। अगर एक ही होता तो भारत के संविधान में इनको अलग अलग रूप से लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। देखिए, गणतंत्र का मतलब क्या होता है? गणतंत्र का मतलब क्या है कि जो मुखिया होता है, ठीक है, उस मुखिया का, अगर राज्य का मुखिया व्यक्ति जो भी होगा वो अगर एक विशेष प्रक्रिया के द्वारा या चुनाव के द्वारा उसको उस राज्य का मुखिया बनाया जा रहा है, तो ऐसा जो लोकतंत्र होगा वो गणतंत्रात्मक लोकतंत्र होगा। या ऐसी लोकतंत्रात्मक राज्य व्यवस्था, ऐसी जो डेमोक्रेसी जिसमें उसका जो हेड ऑफ द स्टेट है उसको
हेरिडिटी के बेस पे न रख के, आनुवंशिकता के बेस पे न रख के उसको चुनकर लोग भेज रहे हैं, तो उस राज्य को बोला जाएगा गणतंत्रात्मक राज्य। ठीक है, जैसे ब्रिटेन का अगर हम एग्जाम्पल लें तो ब्रिटेन में डेमोक्रेसी है लेकिन वो रिपब्लिक नहीं है, लोकतंत्र है लेकिन वो गणतंत्र नहीं है। क्यों? क्योंकि जो हेड ऑफ द स्टेट है ब्रिटेन में, वो हेड ऑफ द स्टेट वहाँ पर कौन है? वहाँ की महारानी। और वहाँ की जो महारानी का पद है, या महाराजा या महारानी जो भी है, वहाँ वो पद क्या है? एक आनुवंशिक पद है। राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा राजा, इस तरीके से वो पद चलते रहेगा। तो वो गणतंत्र होने की शर्त को फॉलो नहीं करता है। गणतंत्र अगर होना है तो उसके लिए शर्त है कि जो हेड ऑफ द स्टेट होगा, हेड ऑफ द स्टेट क्या होगा? एक चुना हुआ प्रतिनिधि होगा, वो चाहे अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाए या प्रत्यक्ष रूप से। ठीक, तो ये चीज़ आप, उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लियर होगी। दूसरा, अगर हम गणतंत्र के अर्थ को अगर हम थोड़ा वाइड रूप में अगर हम देखें तो गणतंत्र का मतलब होता है, गणतंत्र का मतलब है कि यहाँ पर दो चीज़ें हमेशा कन्फर्म्ड हैं। पहला, कि जो राजनीतिक संप्रभुता है, जो हमारी पॉलिटिकल सोवरेनिटी है, वो किसी राजा के हाथों में न जाके डायरेक्ट जनता के पास रहती है। ठीक है, मतलब वो एक राज्य या एक व्यक्ति विशेष या एक वर्ग विशेष को विशेषाधिकार नहीं देता है। ठीक है, उसमें क्या रहता है? जनता के पास ही उस राज्य की राजनीतिक संप्रभुता रहती है। दूसरा, मैंने बताया कि कोई भी विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग वहाँ पर नहीं रहेगा, अर्थात ऐसा कोई भी वर्ग नहीं होगा जिसको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाए। जैसे वहाँ पर राजा रानी या महारानी वगैरह हैं, उनके लिए आप देख सकते हैं, उसको इमेजिन कर सकते हैं कि किस तरीके से लोकतंत्र होते हुए भी, डेमोक्रेटिक स्टेट होते हुए भी वहाँ पर एक विशेष वर्ग को, एक विशेष परिवार को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है। उम्मीद है तो ये वर्ल्ड आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, अगली चीज़ में बताई गई है न्याय। देखिए, न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व, ये सारी चीज़ें भी काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये डिफाइन करती हैं। देखिए, ऊपर की ये चीज़ें जो मैंने बताई, संप्रभुता, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणतंत्र, ये संविधान की प्रस्तावना में लिखा गया है। तो ये हमारे देश की प्रकृति है, ये संविधान की प्रकृति कि हम भारत के लोग अपने देश को कैसा बनाना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो ये नीचे लिखे गए हैं, न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व, ये डिफाइन करता है, या ये यूँ कहें कि ये वो चीज़ें हैं जो उस देश में रहने वाले लोगों को हम इंश्योर करवाना चाहते हैं। उस देश में रहने वाले लोगों को हम उनके जो जस्टिस है उसको इंश्योर कराना चाहते हैं कि सबको न्याय मिले, उसको हम स्वतंत्रता दिलाना चाहते हैं। मतलब किन किन चीज़ों से वो मैं बता रहा हूँ, वो उसको समता दिलाना चाहते हैं। ठीक है, उसको उनके लोग, उस देश में रहने वाले लोगों में फ्रेटर्निटी या बंधुत्व की भावना का विकास करना चाहते हैं। देखिए, न्याय है, अगर आप प्रस्तावना को पढ़ेंगे तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, यहाँ पर इसकी बात की गई है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ठीक है, तो अब देखिए 3 प्रकार के न्याय यहाँ पर हैं। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का मतलब क्या है? सामाजिक न्याय का मतलब है कि किसी भी व्यक्ति को उसकी धर्म, जाति, लिंग और जन्म के स्थान के आधार पर उसको भेदभाव नहीं किया जाएगा, या समाज में किसी भी वर्ग विशेष के लिए कोई विशेषाधिकार नहीं होंगे। ठीक है, और जो भारत का संविधान है, इतना ही नहीं, भारत का संविधान जो होगा सामाजिक न्याय तो दे रहा है लोगों को कि किसी भी तरह का विशेषाधिकार वर्ग उसमें इंक्लूड नहीं किया जाएगा, लेकिन जो निम्न वर्ग के लोग हैं, जो महिलाएं हैं, उनके लिए, या जो अन्य पिछड़े वर्ग के लोग हैं, अदर बैकवर्ड क्लासेस वगैरह, SC ST जो भी हैं, ठीक है, तो इनको भी वो सामाजिक न्याय किस तरीके से दिलाएगा कि उनके लिए कोई विशेष प्रावधान किए जाएंगे, किसी विशेष अनुच्छेद के द्वारा, किसी विशेष संवैधानिक संशोधन के द्वारा उनकी समाज में स्थिति को सुनिश्चित किया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से सामाजिक न्याय की बात की गई है। दूसरा हम देख रहे हैं कि स्वतंत्रता। ठीक है, अब स्वतंत्रता किस किस चीज़ से स्वतंत्रता है? हमने देखा उसमें विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, 5 प्रकार की स्वतंत्रता लगभग इसमें दी गई है। तो स्वतंत्रता से अभिप्राय क्या है? स्वतंत्रता, भारत का संविधान हमें स्वतंत्रता देता है। स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी कर लो। ठीक है, कुछ भी करने की स्वतंत्रता नहीं है, ये एक सशर्त स्वतंत्रता है। अर्थात मौलिक अधिकार जहाँ एक तरफ हमें स्वतंत्रता देते हैं, लेकिन हमें सशर्त स्वतंत्रता देते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं। आप ये नहीं कि आप
विचारों की अभिव्यक्ति अगर आप बोला तो आप ऐसा नहीं कि आप कुछ भी बोल लें, ठीक है, कुछ भी बोलने का अधिकार नहीं, ठीक है। तो पूरी सशर्त उसमें शर्त जोड़ी गई हैं जिसके तहत आपको ये सारी चीज़ें इंश्योर कराई जाती है। फिर समता, देखिए समता, समता का अर्थ है भारत का संविधान जो समानता का अधिकार देता है हमें, आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18 हम सभी पढ़ते हैं, 14 से लेकर 18 तक, उसमें हमारे संविधान में हमको जो हमारा संविधान है वो हमें समानता का अधिकार देता है। जैसे विधि की समक्ष समता आर्टिकल 14, धर्म जाति लिंग जन्म स्थान के आधार पर मूल वंश का निषेध जो है वो आर्टिकल 15 के तहत आ जाता है। लोक नियोजन में अवसर की समानता आर्टिकल 16 के तहत आ जाता है। आर्टिकल 17 हमको देता है कि जो अनटचेबिलिटी है, अस्पृश्यता है, उसको अंत किया जाएगा। और आर्टिकल 18 जो हमें बताता है कि जो टाइटल्स हैं, जो उपाधियाँ हैं, उपाधियों का अंत किया जाएगा। कोई भी व्यक्ति भारत के संविधान के जो भारत के संविधान के तहत जो उसको उपाधियां अपने नाम के आगे से वो ज़बरदस्ती कोई भी कुछ भी लगा देगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। उपाधियों का अंत इसमें किया जाएगा ताकि समाज में समानता बनी रहे, ठीक है। कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी तरह का जैसे भारत रत्न है, भारत रत्न उसको टाइटल दिया गया है, ठीक है, लेकिन वो अपने आगे से कुछ भी ऐसे नहीं लगा कि इस देश का या इस समाज व्यक्ति का, इस समाज वर्ग का विशेष रूप से ये, तो चाहे वो किसी प्रकार का टाइटल हो, वो टाइटल्स का अंत करता है ताकि लोगों में एक गैप क्रिएट ना हो पाए, लोगों में ऊंच नीच का भाव क्रिएट ना हो पाए, ठीक है। तो इस तरीके से उसमें वो बताया गया है। अब अगली बात करते हैं बंधुत्व, फ्रेटर्निटी, ठीक है। फ्रेटर्निटी, देखिए फ्रेटर्निटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि बंधुत्व की विकास के लिए भारत में जैसे एकल नागरिकता हो गई है ना, और वयस्क मताधिकार हो गया, ये सारी चीज़ें बढ़ावा देती हैं भाईचारे को। जैसे एकल नागरिकता है, ठीक है। अब एकल नागरिकता अगर किसी ने दे दी तो यदि वो भारत का व्यक्ति है तो उसमें एक भारत का नागरिक होने के नाते भारत के नागरिकों के सामने जब वो बैठा है, भारत के नागरिकों के बीच में है, तो उसमें आपसी भाईचारे की भावना का विकास हो सके। इस भारत के संविधान के कोर कॉन्सेप्ट में सिंगल सिटीजनशिप दी गई है ताकि उससे बंधुत्व का विकास हो। दूसरा, बंधुत्व ये डिफाइन करता है कि व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र के एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाला बंधुत्व उसमें हम प्रस्तावना में लिखा हुआ देखते हैं। तो इसका मतलब क्या है, जो बंधुत्व है ये हमारी दो बातों को डिफाइन कर रहा है कि पहले तो व्यक्ति की गरिमा बनी रह सके और इससे राष्ट्र की एकता और अखंडता भी क्या हो, अक्षुण्ण रह सके, वो इंटीग्रेट नेशन हो सके, वो बिल्कुल अनडिवाइडेड नेशन हो सके, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसके जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है उसमें हम इतनी सारी चीज़ें हम इसमें देखते हैं, ठीक है। अब भारत की संविधान की प्रस्तावना के महत्व क्या है, ठीक। कई लोग इसको बोलते हैं कि जो भारत की संविधान की प्रस्तावना है वो उसके आधारभूत दर्शन, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक जितने भी इसके मौलिक मूल्य हैं उनका उल्लेख करती है, जो कि बिल्कुल सही भी है। क्योंकि अगर हम देखें तो हमने जैसे देखा कि विभिन्न प्रकार के न्याय की बात की है, स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं, संप्रभुता, समाजवाद, ये सारी की सारी चीज़ें जो इसका फिलोसफिकल एस्पेक्ट है उन सभी की बात ही कर रहा है। अर्थात यूँ कहें तो एक तरफ से ये क्या है, भारत की संविधान की आत्मा है। और जो भी ये सारी चीज़ें हम डिफाइन कर रहे हैं, ये वर्ल्ड इसमें जो दिए गए हैं, यही वर्ल्ड तो भारत के संविधान में हम देखते हैं कि किस तरीके से कंडीशन बाय कंडीशन इनका यूज किया जाता है। अर्थात संविधान की कुंजी भी इसको कई बार कहा जाता है, ठीक। नेक्स्ट, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि इसके तहत हम देखते हैं कि क्या भारत की जो संविधान की प्रस्तावना है इसमें संशोधन किया जा सकता है, क्या ये भारत की प्रस्तावना भारत के संविधान का अंग है। अब देखिए पहली बार जब ये मामला सामने आया था तो इसके तहत बेरवाड़ी संघ केस इसमें आया था 1960 का। उसमें उन्होंने साफ साफ कहा था कि भारत की जो संविधान की प्रस्तावना है ये संविधान का हिस्सा नहीं है, ठीक है। बस इसको केवल संविधान के प्रावधान के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में ही हम इसको मान सकते हैं। लेकिन जब इस पर बहस हुई, इस पर अध्ययन किया गया, इस पर शोध किया गया, तो इसको पाया गया। और 1973 का जो केस है, आपको ये वैसे भी याद होना चाहिए, 24 अप्रैल 1973, ठीक। ये केशवानंद भारती केस उसमें आता है। उसमें साफ साफ इसको बता दिया गया कि बेरवाड़ी केस में जो फैसला सुनाया गया था उसको बदलते हुए ये बोला गया कि भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है वो भारत के संविधान का
अभिन्न अंग है ये, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें, इतने सारे दर्शन इसमें भारत की संविधान का एक मिरर इसको बोल सकते हैं, ये सारी चीज़ें इससे परिलक्षित होती हैं, अर्थात ये भी भारत के संविधान का ही अभिन्न अंग है। इसमें अनुच्छेद 368 के तहत संशोधित किया जा सकता है, लेकिन वो संशोधन कैसा होगा? वो संशोधन ऐसा होना चाहिए कि उससे मूलभूत ढांचे में कोई अंतर ना आए, अर्थात भारत के संविधान की प्रस्तावना अगर हम संशोधन करते हैं तो उसका मूलभूत स्ट्रक्चर जो है उसको हम वो अनटच रहेगा, उसमें हम छेड़खानी नहीं कर सकते, उसमें एड ऑन जरूर कर सकते हैं। जैसे कि हमारे 42वें संविधान संशोधन के तहत हम देखते हैं अभी कि कौन कौन से वर्ड इसमें एडअप किए गए थे, अर्थात उसमें हम संशोधन कर तो सकते हैं लेकिन मूलभूत ढांचा जो है उसका वो हम अनटच्ड रहेगा, वो उस पर हम छेड़खानी नहीं कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें उसमें बताई गई थी। अब सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए जो एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से, विशेषकर वनडे एग्ज़ाम के लिए, वो इसको सभी नोट कर लें क्योंकि यही सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए है। जो भारत की संविधान की प्रस्तावना है वो जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को एक उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था। उस उद्देश्य प्रस्ताव को जब पारित किया गया था संविधान सभा में, जिसे 22 जनवरी 1947 को एक्सेप्ट किया गया था, ये उद्देश्य प्रस्ताव ही आगे जाकर क्या बना था? भारत की प्रस्तावना बना। अर्थात भारत की जो प्रस्तावना है उसका जो कोर है वो जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा जो प्रस्ताव दिया गया था, उद्देश्य प्रस्ताव, वही उसका कोर है। ठीक है। अब हम भारत के लोग, जैसे स्टार्टिंग कहाँ से होती है, हम भारत के लोग सेम यूएसए के संविधान में भी, वहाँ पर भी जो उसकी प्रेम्बल है उसका स्टार्टिंग भी हम भारत के लोग, अर्थात जो हमारा जो संविधान की प्रस्तावना है वो लिया तो यूएसए से गया है, लेकिन जो इसकी भाषा शैली है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ठीक है। संविधान में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ठीक है, सोशलिस्ट, और इसको बोलते हैं समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जो जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन 1976, इसको आप याद रखिएगा, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, लघु संविधान भी बोला जाता है, इसके द्वारा ये 3 शब्द जोड़े गए थे। ठीक है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा था? क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है, N.A. पालकी वाला। उसके बाद ये 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सामाजिक, आर्थिक, राजनीति, न्याय, जब हम बात कर रहे हैं तो ये कहाँ से लिया गया है? 1917 की रूसी क्रांति से। और अगला, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्श, मतलब ये 3 वर्ड्स जो हैं ये फ्रांस की क्रांति, ये उस समय वहाँ पर ये शब्द सुनने में आए थे कि स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व। ठीक है। तो इस सोर्स से हमने ये 3 चीज़ें ली हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ज़रूर कुछ न कुछ इस वीडियो के माध्यम से सीखने को मिला होगा। हम अगली वीडियो में पुनः एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, और कोशिश ये रहेगी कि जो भी ये सीरीज स्टार्ट की है, जैसे पॉलिटी ये है, तो इसको इसी सीरीज में हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए चैनल को अगर लाइक, सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन के लिए यहाँ पर एक छोटा सा बेल आइकन आ रहा होगा, उसको दबा के नए नए अपडेट्स जल्द से जल्द अपने तक पाने के लिए इसको, उस बेल आइकन को भी दबाइए। जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।